नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं बंटी सिंह रावत। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर हमारे एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था और उनके शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है कोशिका, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास के अंदर हम कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, इस कोशिका से संबंधित सामान्य परिचय की चर्चा हम करने वाले हैं कि किस तरीके से कोशिका की क्या हुई थी, खोज हुई थी। तो अब हमारे पास इतना मटेरियल इकट्ठा हो चुका है कि हम एक कोशिका की बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कोशिका है ना वो है क्या। यदि कोशिका आपसे बोला जाए तो एक बायोलॉजी स्टूडेंट की यदि हम बात करें तो वो इसको बोलेगा क्या, कोशिका, जैसे हम सेल कहते हैं। लेकिन यदि एक मैथ वाला या अदर सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट की हम बात करें तो वो इस सेल का मतलब समझेगा क्या, बैटरी। लेकिन कोशिका जो है ना वो कोशिका ही होती है। ठीक है, तो कोशिका क्या है भाई? कोशिका हमारी बॉडी के अंदर हमारे शरीर का निर्माण करने वाला सबसे छोटे से छोटा भाग है जिसे हम कहते हैं क्या, कोशिका कहते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल हमने इससे पिछली क्लास के अंदर चर्चा कर ली थी। कोशिका जो शब्द है हमारा, ये जो है ना वो जर्मन भाषा का शब्द है, याद रखना है भाई आपको सभी लोगों को। सबसे पहले तो सॉरी, लैटिन भाषा का क्या है शब्द है, इसको आपको याद रखना है। लैटिन भाषा, लैटिन भाषा। अब इस कोशिका की बात करें हम तो ये कोशिका है क्या, हम कैसे डिफाइन करें कि ये कोशिका है। तो बात करते हैं इस कोशिका की। कोशिका जिसे हम सेल भी कहते हैं, सेल। ठीक है, इसकी यदि बात की जाए कोशिका की तो कोशिका किसी भी जीव के अंदर एक छोटा भाग होता है जिसे हम कह सकते हैं कि कोशिका एक छोटा सा कक्ष है, छोटा कक्ष जिसे हम कह सकते हैं एक स्मॉल रूम है हमारे पास, स्मॉल रूम है। अब बात की जाए तो हम इस कोशिका को कहते हैं जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ये पॉइंट भी हमें नोट करना है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है भाई? कोशिका हमारी जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? हमारी कोशिका कहलाती है। क्योंकि एक कोशिका के अंदर जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सारे कार्य हो रहे हैं वो सारे काम एक कोशिका के द्वारा भी किए जाते हैं। अब बात करते हैं हम कोशिका का जो अध्ययन है ना, इस कोशिका की जो स्टडी की जाती है, अध्ययन है, वो हमारे पास कहलाता है क्या, साइटोलॉजी। याद रखना है, साइटोलॉजी। याद रखना है भाई सभी लोगों को, कोशिका के अध्ययन को हम बोलते हैं क्या, साइटोलॉजी। अब हम बात करते हैं इसकी खोज के बारे में। तो कोशिका की जो खोज है ना वो खोज की गई थी किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। आप लोगों को सभी को पता होगा, खोज की यदि बात करें हम तो खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो रॉबर्ट हुक जो है ना उन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा, कोशिका नाम भी इनके द्वारा दिया गया था, तो हम नोट कर सकते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को क्या किया था, देखा था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को क्या किया था, देखा था 1665 में। जिस पादप के अंदर इन्होंने कोशिका को देखा उस पादप का नाम है, उसको हमें याद रखना है, क्यूरेकस सुबेर। क्यूरेकस सुबेर। इस पादप के अंदर इन्होंने इस कोशिका को देखा था। अब बात करें हम तो इन्होंने क्या किया, इस पादप से की छाल को इन्होंने छोटे छोटे कुछ टुकड़े लिए जिसको बोला गया क्या, कॉर्क। तो मतलब हम याद रख सकते हैं कि इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी ना वो काय में की थी, कॉर्क के टुकड़ों में। टुकड़ों में इन्होंने क्या किया,
इस पादप से पेड़ की छाल के कुछ टुकड़े लिए, जिन्होंने इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, स्लाइडेन की पतली पतली काटकर उनको माइक्रोस्कोप के अंदर जैसे ही इन्होंने उसको देखा, तो उस माइक्रोस्कोप के अंदर इन्हें कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान इस तरीके की कुछ संरचना इनको दिखाई वहां पर दी थी। ऐसी कुछ संरचनाएं इन्होंने उसके अंदर देखा। इन संरचनाओं को इनके द्वारा बोला गया क्या? सेलुला। सेलुला। बाद में यही सेलुला बनकर बन गया हमारे पास क्या? सेल। तो रॉबर्ट हुक जब इस कोशिका को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे, तो उन्हें कुछ खाली कमरों के समान संरचनाएं दिखाई दी थी। जिस तरीके से मधुमक्खी का छत्ता होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ था, तो इसके अंदर इन्हें कोई संरचना अंदर दिखाई नहीं दी, सिर्फ खाली कमरा एक दिखाई दिया, जिसके अंदर कोई माल मसाला नहीं था, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना राइबोसोम, ना गोल्गी बॉडी। सिर्फ इनको सिर्फ और सिर्फ इनका भारी भाग दिखाई दिया था। इस भारी भाग को इन्होंने नाम दिया कोशिका भित्ति। मतलब इन्होंने सबसे पहले जिस भाग को इनको देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, उसे बोला गया क्या? सेल वॉल। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो कोशिका का भारी आवरण देखा गया था, कोशिका के सबसे भारी आवरण को देखा गया था, जिस भारी आवरण को बोलते हैं क्या? सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। तो लिख सकते हैं अपन इसमें कि वास्तव में इन्होंने कोशिका के बाहरी आवरण यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, को देखा। मतलब कोशिका के अंदर का जो सारा माल मटेरियल है वो नष्ट हो चुका था, सिर्फ इसकी बाहर की बाउंड्री ही इन्हें क्या दे रही थी? दिखाई दे रही थी। अब ये जो बाउंड्री है, इसकी जो भारी जो भाग है इसका, कोशिका जिसको हम भित्ति बोल रहे हैं, बाकी का भाग सारा नष्ट हो चुका था, ये भाग इसका नष्ट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ये मिलकर बना होता है कैसे? सेलुलोज से। सेलुलोज, जिसका अपगठन नहीं होता है, बाकी के भाग क्या हो गए थे? अपघटित हो गए थे, इसलिए इनको सबसे पहले इसका भारी भाग या बाउंड्री ही इनको दिखाई दी थी। इन्होंने अपनी जो सारी कहानी थी, तो उसको इन्होंने अपनी एक बुक के अंदर पब्लिश करवाया। उस बुक का नाम हमें याद रखना है भाई सभी को। इनकी एक बुक थी बड़ी फेमस, जिसे माइक्रोग्राफिया बोला जाता है। याद रखना है भाई सभी को, इस बुक का नाम माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। इस बुक के अंदर इन्होंने अपना सारा स्टडी का जो था उसको सबको क्या किया था? अध्ययन किया था। दूसरी बात करें कि हमारे पास जो रॉबर्ट हुक है ना, ये हमारे पास एक इंग्लिश साइंटिस्ट है। इंग्लिश साइंटिस्ट थे हमारे पास, जिन्होंने सबसे पहली बार कोशिका को देखा था। जब कोशिका को इन्होंने देखा, तो कोशिका का ये पूरा का पूरा जो भाग है ना, जिसको हमने कोशिका भित्ति बोला है, ये भाग क्या हो चुका था भाई? मृत हो चुका था। मृत हो चुका था। तो पेड़ पौधों के अंदर सबसे पहली बार कोशिका को किसने देखा भाई? कोशिका की खोज किसने की? तो वो थे हमारे पास रॉबर्ट हुक। तो इन्होंने सबसे पहले इस कोशिका को देखा था ना, वो मृत कोशिका थी। तो मतलब इन्होंने मृत कोशिका को देखा, कोशिका को देखा, मतलब डेड सेल। डेड सेल मतलब मृत कोशिका को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति कौन है आपके? रॉबर्ट हुक है। 1665 में इन्होंने इस कोशिका को देखा था। वो कोशिका मृत हो चुकी थी। उसका अंदर का माल मटेरियल सारा जो है, कोशिकांग जो भी इसके अंदर पाई जाती है, वो सारी संरचनाएं क्या हो चुकी थी? नष्ट हो चुकी थी। तो बात आती है कि सबसे पहली बार जीवित कोशिका को किसने देखा? तो भाई हम लिख सकते हैं सबसे पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखने का जो काम था वो थे लूवन हुक हमारे पास बड़े जबरदस्त साइंटिस्ट हैं। तो नोट डाउन करते हैं, नोट करते हैं हम इसके अंदर कि जीवित कोशिकाओं को, जीवित कोशिकाओं, इन्हें कहते हैं हम लिविंग सेल।
जीवित कोशिकाओं को सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने देखा। ल्यूवेनहॉक ने देखा। ये बात है हमारी 1674 के आसपास। तो जीवित कोशिकाओं को इन्होंने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई, सूक्ष्मदर्शी बनाई, उसकी सहायता से इन्होंने जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले देखा। तो जीवित कोशिकाओं को देखने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक हमारे पास आ जाते हैं कौन? ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने आरबीसी को भी देखा, प्रोटोजोआ को भी देखा, बैक्टीरिया को भी देखा, और शुक्राणु कोशिका की भी खोज करने वाले व्यक्ति कौन हैं? और इन्होंने ही कुछ एक्सपेरिमेंट, आपने नाम सुना है, प्याज पर भी किए थे। प्याज की पतली पतली स्लाइडें, झिल्लियां इन्होंने बनाई थी, उस पर भी इनके द्वारा क्या किया गया था? अध्ययन किया गया था। जब इन्होंने इस कोशिका को देखा तो इन्होंने इसको नाम कोशिका नहीं दिया, इन्होंने इसको एनिमल क्यूल कहा था। भाई याद रखना है भाई इसके बारे में। तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले, जीवित कोशिका को देखने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक हमारे पास आ जाते हैं कौन? ल्यूवेनहॉक। तो इन्होंने क्या किया कि तालाब के पानी के अंदर, तालाब के पानी के अंदर कुछ काम ये कर रहे थे, तो इनके नाखूनों से वो मिट्टी के कुछ कण इनके लग गए थे। उन्होंने इनको आके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इनको कुछ जीवित संरचनाएं दिखाई दी कि भाई कोशिका के अंदर मूवमेंट हो रहे हैं, सारी क्रियाएं हो रही हैं। तो इसको नाम इन्होंने दे दिया क्या? एनिमल क्यूल। तो तालाब के पानी में देखा, उस कोशिका को इन्होंने नाम दिया, उसको हमें याद रखना है, उसको एनिमल क्यूल इनके द्वारा क्या किया गया था? बोला गया था। ठीक है, बाकी का साथ में बात करें, इन्होंने और किस चीज को देखा? तो इन्होंने ही आरबीसी को देखा सबसे पहले, प्रोटोजोआ को भी इन्होंने ही देखा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया को भी इन्होंने ही देखा, और दूसरी हम बात करें कि स्पर्म सेल, स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका को भी इन्हीं के द्वारा देखा गया था। दूसरी बात करें हम, दूसरा पॉइंट नोट कर सकते हैं, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो है ना, प्याज पर भी किए थे। प्याज की पतली पतली स्लाइडें भी इनके द्वारा क्या की गई थी? तैयार की गई थी। तो इस तरीके से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर 1674 में जीवित कोशिका की खोज कर दी। इस तरीके से हमारे पास जीवित कोशिका की खोज हो चुकी है। दूसरी, हमारी सबसे पहली बार मृत कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक हमारे पास आ चुके हैं। मृत कोशिका को सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक जो थे, कौन थे? हमारे रॉबर्ट हुक थे। तो 1665 में सबसे पहले कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक हमारे पास आ जाते हैं, कौन? रॉबर्ट हुक। दूसरे वैज्ञानिक हमारे पास जीवित कोशिकाओं को देखने वाले जो थे ना, वो थे हमारे ल्यूवेनहॉक। तो जीवित कोशिकाओं को, यानी लिविंग सेल जो पाई जाती है ना, वो एनिमल के अंदर पाई जाती है। तो एनिमल के अंदर, जीवों के अंदर कोशिका को सबसे पहले देखा आपने किसने? ल्यूवेनहॉक ने। और पेड़ पौधों के अंदर भी कोशिका को सबसे पहले देखा था किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो कोशिका है, पेड़ पौधों के अंदर भी पाई जाती है और जीवों के अंदर भी क्या होती है? पाई जाती है। ठीक है, ये बात आती है। अब इसके बाद बात आती है हमारी, आगे हम आ जाते हैं 1831 में। 1831 की हमारी बात आ जाती है। 1831 में क्या होगा कि अब हमारे पास एक और वैज्ञानिक आ जाते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। अब इन रॉबर्ट ब्राउन ने अब कोशिका के अंदर झांकने का क्या किया? प्रयास किया। तो कोशिका के अंदर इन्हें कुछ और नई नई संरचनाएं देखने को मिली। तो सबसे पहले इन्होंने कोशिका के अंदर किसको देखा था? न्यूक्लियस को देखा, केंद्रक को देखा था। तो एक पौधा है जिसका नाम है ऑर्किड, उसकी जड़ों में, रूट की कोशिकाओं में इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस की क्या की थी? खोज की थी। तो नोट कर सकते हैं इसके अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउन ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम ऑर्किड की जड़ों, रूट सेल में
कोशिकाओं को देखा और उन कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं में इन्होंने केंद्रक की खोज की, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस कहते हैं की खोज की। ये आप हमें नोट करना है, खोज की, ये बात हमें याद रखना है। तो सबसे पहले केंद्रक को देखने वाले जो व्यक्ति हैं हमारे पास, वो आ जाते हैं कौन? रॉबर्ट ब्राउन। अब कोशिका के अंदर नई नई माइक्रोस्कोप बनने लगी हैं, उसके आधार पर कोशिका के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं उन सारी चीजों को देखने का काम किया जाने लगा। दूसरी बात करते हैं, अब हमारे पास दो फेमस वैज्ञानिक आ जाते हैं, स्लीडेन और श्यान। जैसा कि हमने इसके बारे में, इन कोशिका सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था, सेल थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी, जिसके बारे में हम सारे सिद्धांतों की सारी कहानी हम इन कोशिका के अंदर क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो 1838 में या 1839 में हमारे पास दो नए वैज्ञानिक और आ जाते हैं, जिनके नाम है स्लीडेन एवं स्वान। तो 1838 और 1839 दो वैज्ञानिक हैं हमारे बड़े फेमस, जिनके नाम है स्लीडेन व स्वान। इन्होंने दिया था हमारे पास क्या? कोशिका सिद्धांत। इनके द्वारा क्या दिया गया था? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी दिया गया। तो याद रख सकते हैं, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी दिया। किसने दिया? ये दो वैज्ञानिक हमारे, स्लीडेन और श्वान। बात करें हमारे पास स्लीडेन की, तो स्लीडेन हमारे पास जो है ना वो जर्मन वैज्ञानिक हैं, और श्वान जो है ना हमारे पास वो ब्रिटिश वैज्ञानिक है। याद रखना है आपको, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं हमारे पास। दूसरी स्लीडेन की यदि हम बात करें, तो जिन्होंने हमारे पेड़ पौधों पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इन्हें हम कह देते हैं बॉटनिस्ट। मतलब पादपों पर अपना काम कर रहे थे कौन? स्लीडेन। दूसरी हम बात करें श्वान की, तो ये हमारे जंतुओं पर काम कर रहे थे, जिन्हें हम बोल देते हैं जूलॉजिस्ट। तो मतलब दो वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक अपना पेड़ पौधों पर काम कर रहा है, दूसरा वैज्ञानिक अपना जूलॉजी पर काम कर रहा है। इन दोनों की जब बातों को मिलाया गया तो हमारा कहलाया क्या? कोशिका सिद्धांत कहलाया। अब इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं हैं ना, उन सभी जीवों का निर्माण जो है ना वो कोशिका से होता है। दूसरा, जीवन के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ये दो बातें इनके द्वारा क्या की गई, बताई गई थी। तो हम लिख सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार, बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने दो बातें बताई जिनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बात करते हैं वो बातें इनकी क्या थी। सबसे पहली बात इनके द्वारा बताई गई क्या? कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। कोशिका से हुआ है, ठीक है। दूसरी बात इनके द्वारा जो बताई गई वो थी हमारे पास क्या? कि जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका सेल होती है। ये दो बातें इनके द्वारा बताई गई। लेकिन यदि बात की जाए, इन्होंने जो दो बातें ये बताई, हम इनको हमारी इन पिछली क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं। अब जैसे ही इन्होंने अपने दो सिद्धांत के अंदर दो बातें महत्वपूर्ण थी, इनकी दो बताई गई, लेकिन ये नहीं बता चुके कि नई नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो इसका एक ड्रॉबैक है हमारे पास, इसकी एक कमी है इस सिद्धांत की,
उस कमी को हमें नोट करना है, क्या है, याद भी रखना है हमें कि इन्होंने ये तो बता दिया कि जीवों का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है और कोशिका को हम जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। प्रत्येक जीव जंतु इस पृथ्वी पर जो पाया जाता है, हर जीव जंतु के शरीर का निर्माण जो होता है ना, वो छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाओं से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और यही कोशिका उन जीवों के अंदर संरचनात्मक और क्रियात्मक कार्य करती है। लेकिन उन्होंने इस बात को आगे ये नहीं बताया कि इन कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ है। तो नोट कर सकते हैं कि नई कोशिकाओं का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है, यह बताने में असफल रहा। मतलब ये सिद्धांत जिसे हम कोशिका सिद्धांत कह रहे हैं, जो कि सिलीडेन एवं स्वान के द्वारा जो दिया गया था, वो सिद्धांत हमें ये नहीं बता पाया कि ये जो कोशिका है ना, इनका निर्माण कैसे हुआ है। अब इस बात की वजह से एक कोशिका सिद्धांत हमारा हो गया क्या, फेल। अब अगले साइंटिस्ट हमारे पास आ जाते हैं, जिनका नाम है रूडोल्फ विर्चो। 1855 की बात है आपकी, 1855 नाम याद रखना है वैज्ञानिक का आपको, रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो, रूडोल्फ विर्चो, ये वैज्ञानिक हमारे सामने नए आ जाते हैं और इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी जिसको बोला जाता है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। लिख सकते हैं हम इसको, ओमनिस सेलुला ई सेलुअल। ये टर्मिनोलॉजी इन्होंने अपनी भाषा में दी। मतलब ये जो वैज्ञानिक हैं, ये भी हमारे पास जर्मन वैज्ञानिक हैं, याद रखना है हमें। तो जर्मन भाषा में इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुलर, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं आपके, पैथोलॉजिस्ट याद रखना है, पैथोलॉजिस्ट वैज्ञानिक, ओमनिस सेलुला ई सेलुला इनके द्वारा बोला गया। तो मतलब हम बात करें कि इन्होंने बताया कि जो नई कोशिकाओं का जब निर्माण होता है शरीर के अंदर, वो नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से स्थित कोशिकाओं से ही होता है। इसका मतलब होता है ओमनिस सेलुला ई सेलुली। तो हम नोट कर सकते हैं इनके बारे में कि नई कोशिकाओं का विकास, नई कोशिकाओं का विकास पहले से स्थित कोशिकाओं से होता है, कोशिकाओं से होता है। ये बात इनके द्वारा बताई गई। मतलब अब हमें ये भी पता चल गया कि इससे पहले वाले जो वैज्ञानिक थे, कोशिका सिद्धांत जो था, उसमें ये नहीं बताया गया, ये तो बता दिया गया कि प्रत्येक जीव जंतु का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है और उनके शरीर के अंदर छोटी और संरचनात्मक इकाई जो होती है, क्या होती है, कोशिका। बाद बाकी का ये बताने में वो असफल रहे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। मतलब इन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में कोई चर्चा नहीं की। कोशिका विभाजन के बारे में चर्चा करने वाले पहले जो वैज्ञानिक आते हैं हमारे 1855 में रूडोल्फ विर्चो हैं, जिन्होंने हमें बताया कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण है ना, वो पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, ये बात इनके द्वारा क्या की गई, बताई गई। तो पहली बार इन्होंने ही बताया कि कोशिका विभाजित होती है, ये बात भी हमें याद रखना है। पहली बार बताया कि कोशिका विभाजित होती है, कोशिका विभाजित होती है। इस तरीके से अब इस साइंटिस्ट को यदि हम शामिल कर लें और दो वैज्ञानिक हमारे वो जो 1838 और 1839 और 1855 में, रूडोल्फ विर्चो
और स्लीडरोस्वान। इस तरीके से अब हमारा ये कोशिका सिद्धांत क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब किसी एक दो या दो व्यक्तियों के द्वारा जो बातें बताई गई वो कोशिका सिद्धांत हमारे पास था अभी तक क्या इनकम्प्लीट। तो जैसे ही हम इनकी बातों को शामिल इसके अंदर कर लेते हैं तो हमारा कोशिका सिद्धांत हो गया अब क्या कंप्लीट। दूसरा हमारे पास एक नोट पॉइंट आ जाता है, यहाँ पर हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, उसे हम नोट करते हैं यहाँ पर कि ये जो कोशिका सिद्धांत है ना वो वायरस पर काम नहीं करता है। वायरस इसके क्या है, अपवाद। क्यों? क्योंकि हम वायरस को कोशिका नहीं मानते हैं। तो इसको नोट कर लेते हैं, वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। मतलब हम वायरस को कोशिका नहीं मानते हैं। इसके अंदर जब ये वायरस जो है ना, हम कह सकते हैं कि वायरस जीवित और अजीवित इनके एक बीच की कड़ी मान सकते हैं। ना तो इसके अंदर जीवित के लक्षण है ना ही अजीवित के, लेकिन हम बात करें तो दोनों के मिक्सअप इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और जैसे ही ये वायरस किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तब जाके अपनी क्रियाशीलता को, एक्टिविटी को ये शो करता है। इसलिए हमने वायरस को क्या किया है, एक कोशिका सिद्धांत का क्या कहलाता है, अपवाद कहलाता है। अगला नोट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, दूसरे नोट पॉइंट में हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फादर ऑफ साइटोलॉजी है वो हम कहते हैं रॉबर्ट हुक को। तो याद रखना है भाई हमें इस बात को, रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइटोलॉजी, ये बात हमें याद रखना है। क्योंकि सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है तो फादर ऑफ साइटोलॉजी क्या कहलाती है हमारे पास, रॉबर्ट हुक कहलाती है। और भाई साइटोलॉजी क्या है हमारे पास, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन ही क्या कहलाता है हमारे पास, साइटोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहली बात जब कोशिका की खोज की थी उसका जो श्रेय दिया जाता है ना, दिया जाता है किसको, रॉबर्ट हुक को। दूसरे नोट पॉइंट की बात करते हैं हम, दूसरे नोट पॉइंट में लिखते हैं हम। अब बात आ जाती है हमारे पास कि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे बोला जाता है। तो याद रखना है सीपी स्वैनसन, सीपी स्वैनसन, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। याद रखना है भाई सभी लोगों को, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। अगले नोट पॉइंट में हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो एग्जाम में कहीं ना कहीं क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास आ जाते हैं ए शर्मा, ए शर्मा, इनके बारे में भी हमें याद रखना है। ए शर्मा जो है ना हमारे पास कहलाते हैं फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। अगले नोट पॉइंट में बात करते हैं हम, नेक्स्ट वैज्ञानिक हमारे पास आ जाते हैं जिनकी यदि हम बात करें तो ल्यूवेनहॉक हैं। ल्यूवेनहॉक ने हमारे पास कोई बुक या पुस्तक की खोज इनके द्वारा कोई नहीं की गई थी हमारे पास। तो इस तरीके से ये नोट पॉइंट हमारे क्या हुए, कंप्लीट। और इस तरीके से कोशिका की खोज जो हुई थी ना वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग घटनाओं के बारे में हमको बताया। और जैसे ही नई नई सूक्ष्मदर्शी की खोज होने लगी तो कोशिका के अंदर नई नई संरचनाओं को क्या किया जाने लगा, देखा जाने लगा।
तो ये थी हमारी क्लास। इसके अंदर हमने देखो पहली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था आपसे क्या, पहला पार्ट था कि कोशिका। कोशिका क्या है भाई? एक छोटा कक्ष, स्मॉल रूम, जिसे हम कोशिका कहते हैं, जो कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। दूसरा, कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, और कोशिका की खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वो रॉबर्ट हुक को 1665 में सबसे पहले कोशिका को देखा भी इन्होंने ही था और खोज भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, जो कि हमारे पास एक इंग्लिश साइंटिस्ट है। पादप उसका नाम याद रखना है आपको सभी को, क्यूरेकस सुबेर। कॉर्क के टुकड़ों में पेड़ की एक छाल होती है, उस कॉर्क के टुकड़ों में हम इन्होंने सबसे पहली बार किसको देखा था? कोशिका को। तो हम इन्हीं को ही फादर ऑफ साइटोलॉजी बोल देते हैं। तो जैसे ही ना माइक्रोस्कोप के अंदर देखा इन्होंने, तो हमें सबसे पहले कोशिका के कुछ छोटे छोटे चैम्बर दिखाई दिए, जिसको हमने चैम्बर जो थे ना, बाहरी जो दीवार थी ना, आवरण जो था ना, वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है, इसलिए उसका अपघटन नहीं होता है, इसलिए ये संरचना इनको सूक्ष्मदर्शी में दिखाई दी थी। तो मतलब ये खोज जो श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट हुक को, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। क्लियर? तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हमारे पास आ जाते हैं कौन? सबसे पहले ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में तालाब के पानी से कुछ मिट्टी वगैरह इनके साथ हाथों से चिपक कर आ गई, उसको इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो जीवित कोशिकाओं के अंदर देखा, तो इन्होंने देखा अरे भाई ये कोशिका तो क्या है? जीवित है। तो उस कोशिका को इन्होंने नाम दिया कि एनिमल क्यूब। आरबीसी को भी इन्होंने देखा, प्रोटोजोआ देखा, बैक्टीरिया देखा, स्पर्म सेल को भी इन्होंने देखा, और कुछ प्याज पर भी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके बाद आ जाते हैं, जब जैसे ही कोशिका की खोज हो गई, बाहरी दीवार उनकी जो देखी जाने लगी, तो कोशिका के अंदर और नई नई माइक्रोस्कोप बनने लगी, तो कोशिका को अंदर जाकर जब झांक कर देखने वाले जो पहले वैज्ञानिक आते हैं हमारे पास, वो आ जाते हैं कौन? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने आर्किड पौधों की जड़ों में सबसे पहली बार जीवित कोशिका, वो सबसे पहली बार न्यूक्लियस को यानी केंद्रक को इन्होंने देखा था। तो अब कोशिका के अंदर काय की खोज हो गई? केंद्रक की भी खोज हो गई। इसी के साथ 1838-39 में हमारे पास स्लीडेन स्वान आ जाते हैं, एक हमारे पास जर्मन वैज्ञानिक और एक ब्रिटिश वैज्ञानिक। दूसरा एक व्यक्ति काम कर रहा था अपना काय पर? बॉटनी पर, पेड़ पौधों पर, और दूसरा काम कर रहा था अपना काय पर? जूलॉजी पर। इन्हीं के द्वारा कोश का सिद्धांत दिया गया। इसके अनुसार कुछ दो इंपोर्टेंट बातें इनके द्वारा बताई गई, जिनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हम किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। और नई नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है यह बताने में ये सिद्धांत क्या रहा था? असफल रहा। तो 1855 में एक लंबे समय बाद एक नए वैज्ञानिक हमारे पास आते हैं, जिनका नाम है रूडोल्फ विर्चो, जिन्हें हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। ये भी हमारे पास जर्मन वैज्ञानिक। इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी थी जर्मन भाषा में, ओमनिस सेलुला ई सेलुले। तो इसका मतलब होता है कि नई नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से ही स्थित कोशिकाओं से होता है, और पहली बार इन्होंने ही बताया कि कोशिका विभाजित होती है, कैसे होती है, क्या होती है, ये बात हमारी आगे की है। बाकी का नोट पॉइंट किए थे हमने कि वायरस कोश का सिद्धांत का अपवाद है, और कुछ नोट पॉइंट हमने किए थे। रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी, सीपी स्वानसन को फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी बोला जाता है, और एको शर्मा को हम फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी बोलते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये कोश का सिद्धांत और कोशिका से संबंधित जो परिचय हमारे पास था कि किस तरीके से कोशिका की क्या हुई थी, खोज हुई थी, ये वाला भाग हमारा पोर्शन क्या हो जाता है कंप्लीट। अब बात हम आगे आने वाली क्लास के अंदर करने वाले हैं कि ये कोशिका किस किस प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बारे में हम आपसे क्या करने वाले हैं, अगली क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम इस कोशिका का आगे का पोर्शन क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।